हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको IUPAC पद्धति से हाइड्रोकार्बन्स के नाम कैसे लिखते हैं ये बताने वाला हूं। मैंने इससे पिछले वीडियो में कुछ इंट्रोडक्टरी नॉलेज आपको दी थी। उसमें मैंने आपको बताया कि कैटेनेशन क्या होता है, अर्थात कार्बन का श्रृंखलीकरण क्या होता है। उसके बाद में फिर मैंने ये भी बताया आपको कि कुछ रेडिकल्स होते हैं, अर्थात एल्केन्स जैसे एल्किल हैं और मैथिल, एथिल, इस प्रकार के रेडिकल्स होते हैं, वो भी बताए। आशा करता हूं कि आप, और उसके अलावा मैंने ये भी बताया है पिछले वीडियो में कि कार्बन के परमाणु कितने प्रकार के होते हैं। स्ट्रक्चर्स में एल्केन्स की स्ट्रक्चर में कार्बन के परमाणु कितने प्रकार के होते हैं उसमें बताया मैंने, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। उनके आधार पर आप जो प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने पिछला वीडियो देखा होगा, और नहीं देखा है तो करके उसको देख लें। अब हम अपने आगे जाते हैं। IUPAC क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि एक ऑथेंटिक है। किसी स्ट्रक्चर का नाम या केमिस्ट्री में कोई भी विवाद होता है उसको सुलझाने के लिए या यौगिकों के नामांकन के लिए यही संस्था है। इसके द्वारा ही अपने विभिन्न यौगिकों के नामांकन या नाम रख सकते हैं। तो इसके अलावा, इसके द्वारा, जैसे आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि जो यौगिक केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक कौन से होते हैं कि खुली श्रृंखला वाले एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन है, दूसरे एरोमेटिक होते हैं। एलिफेटिक फिर दो प्रकार के हो जाते हैं। खुली श्रृंखला ओपन चेन कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन है उनके बारे में बताने जा रहा हूं। अब आपको जैसा बोर्ड पे आप देख रहे हैं, पहले से मैंने लिख रखा है कि ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। पहला कौन सा है? एल्केन, एल्कीन और तीसरे प्रकार का एल्काइन। अब यदि आप इनको ध्यान से देखेंगे कि प्रत्येक हाइड्रोकार्बन में एल्क लिखा हुआ है, एल्क, ये एल्क। यदि मैं एल्क को कॉमन ले लेता हूं तो यहां ए बचेगा, यहां ई बचेगा और यहां आइन बचेगा। आइन, यहां आइन। एल्क को यदि मैं कॉमन ले लेता हूं तो एन में से एन, यहां इन और आइन, यानी एल्क में ए जोड़ दूंगा तो एल्केन, एल्क में मैं ई जोड़ दूंगा तो एल्कीन, और एल्क में मैं आइन जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा। इसलिए एल्क बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसकी वैल्यू को बगैर जाने हम किसी भी यौगिक का नाम नहीं लिख सकते। विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ द एल्क वी कांट राइट द नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैंने एल्क को कितना महत्व दिया है ये मेरी बात से आप समझ रहे होंगे। किसी भी यौगिक में चले जाएंगे आपको एल्क का नाम, एल्क की वैल्यू जाने बगैर आप किसी भी यौगिक का नाम नहीं लिख सकते। अब ये एल्क क्या होता है? बहुत ही सरल सी बात है। आपकी जो की पुस्तक है, किताब है, उसमें एल्क की वैल्यू दी गई है। कैसे? अब मैं बताता हूं। बड़ी सरल सी चीज है। जब किसी यौगिक में एक कार्बन परमाणु होता है तो उस समय एल्क मेथ कहते हैं। दो कार्बन होने पे एथ, तीन पे प्रो, चार पे ब्यूट, पांच पे पेंट, हैच। इस प्रकार से आपकी पुस्तक में एक सारणी बनी होगी और उन सब का कॉमन नाम क्या होता है? एल्क होता है।
अब इसलिए प्रत्येक यौगिक में आप कहीं भी चले जाना, जैसे आपको मेथेनॉल कहा मैंने, मेथेनॉल, तो मैथ शब्द आ गया। मैथ को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? एल, इसका मतलब उसमें एक कार्बन है। फिर मैं कहता हूं एथेनॉल, तो एथेनॉल एच शब्द आया तो उसमें 2 कार्बन होंगी, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। इसी प्रकार से आपके नाम होंगे एथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, अर्थात उसमें सब में प्रोप एप है। इसलिए इस एल्क को मैं जनक नाम कहता हूं। क्या नाम कहते हैं? जनक नाम कहते हैं। और इस जनक नाम के आगे जो शब्द लगाए जाते हैं, जो जोड़े जाते हैं, अकेले एल्क से कोई भी नाम पूर्ण नहीं होता। इसके अंदर कुछ अन्य संकेत या शब्दों का समूह जोड़ा जाता है, जिन्हें आगे की तरफ जो जोड़ा जाता है उन्हें 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक ये पश्य लगन और द्वितीयक पश्य लगन। ये पश्य लगन होते हैं, ये सफिक्स होते हैं। ये क्या होते हैं? सफिक्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको? प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, अर्थात पश्य लगन, और ये प्राथमिक पश्य लगन और ये द्वितीयक पश्य लगन। इसी प्रकार से ये पहले जब लगाए जाते हैं तो पहले भी 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक पूर्व लगन और द्वितीयक पूर्व लगन। इस प्रकार से आपको थ्योरेटिकल आपको जानना हो तो ये किसी भी कार्बनिक यौगिक का एक जो IUPAC के द्वारा नाम लिखा जाता है, ये उसका स्केलेटन है, ये उसका एक प्रारूप होता है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे अपने जनक नाम आपने एल्क लिया, क्या ले लिया? एल्क लिया। और एल्क में क्या आपने प्राथमिक लगन तो 3 ही होते हैं, ये तीनों के तीनों एन और आइन, तो इसमें एल्क में एन जोड़ देंगे तो एल्केन, एल्क में इन जोड़ देंगे तो एल्कीन और एल्केन, तो इसलिए 3 होते हैं। अतः इनको मैंने थ्योरेटिकली आपको बता दिया है, लेकिन इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए इसी को प्राथमिक पश्य लगन को रूट नेम के साथ ही जोड़ दिया जाता है और उसके बाद में द्वितीय पश्य लगन लगाए जाते हैं। इसी प्रकार से प्राथमिक पूर्व लगन एक ही होता है, जो कि बंद श्रृंखला वाले में होता है, जिसको साइक्लो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइक्लो। इसलिए जब आप उसको लिखेंगे तो ये भी आप एक ही नाम से जोड़ देंगे, इसलिए प्राथमिक पूर्व लगन और पद नहीं होते। अतः आप एक ही बात ध्यान रखेंगे कि आगे जो जोड़ा जाता है उसको पश्य लगन, और जो पहले जोड़ा जाता है उसको पूर्व लगन कहते हैं। अब ये तो बात मैंने बता दी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एल्केन्स का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, एल्कीन का CnH2। तो आज मैं आपको एल्केन्स के बारे में बता रहा हूं कि यहाँ पर यदि N की संख्या 1 होगी, 1, तो हाइड्रोजन 4, N की जगह 2 होगा तो C2H6, और 3 होगा तो C3H8 हो जाएगा। इस प्रकार से आप प्रत्येक मीथेन, मेथेन, एथेन और प्रोपेन का नाम जान सकते हैं। अब मैं आपको IUPAC के द्वारा इनका नाम कैसे लिखेंगे, कैसे कौन कौन से नियम होते हैं, IUPAC ने कुछ नियम बताए हैं, उन नियमों के अनुसार अपने को इनके नाम लिखने पड़ेंगे। ये तो मैंने आपको एक प्रस्तावना बताई है कि क्या क्या चीज होते हैं। अब जैसे इसको आप बड़े ही इंटरेस्ट के साथ, जैसे मैंने ये कहा है कि इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री, तो मैं इस केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ही आपके सामने ये कह रहा हूं। अब मैंने आपसे ये कहा कि भाई पेंटेन का अणुसूत्र बनाइए, पेंटेन का अणुसूत्र, पेंटेन, तो एल्क की वैल्यू कितनी होगी? पेंट, एल्केन में से अब मैंने एल्केन को कन्वर्ट कर दिया किसमें?
पेंटेन में, और अब L की वैल्यू 5 होगी, तो 5 जब कार्बन आएंगे, 5 कार्बन आएंगे तो हाइड्रोजन 12 हो जाएंगी, यानी दुगुना करके दुगुना कर देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट। पेंट में एन जोड़ दिया, पेंट में क्या जोड़ा है? एन जोड़ दिया है। अब इनका संरचना सूत्र लिखेंगे, तो पहले 5 कार्बन लिख देंगे, और फिर आपको ये आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके संरचना सूत्र लिखिए, CH2 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 और CH, लास्ट में CH3। ये पेंटेन का सूत्र है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 और CH2 कितने हैं? 1 2 3। आप फिर क्या लिख सकते हैं? CH3। तो ये पेंटेन का सूत्र हो गया, पेंटेन। ये तो एक पेंटेन है, लेकिन अब मैं यदि ये कहूं कि इस अणु सूत्र के संभावित सूत्र लिखिए, तो जरूरी नहीं होता कि कार्बन की श्रृंखला एक ही लाइन में बढ़े। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 और यहां आप CH3 लगा सकते हैं, और ये CH3 लगा सकते हैं। ये भी उतनी है, 1 2 3 4 और 5 कार्बन हो गए, 12 हाइड्रोजन हो गए। इस CH3 को आप CH3 और CH यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगाइए, और फिर ये CH2 और ये CH3 हो गए। तो दोनों आपने 3 सूत्र बना दिए। अब मैंने कहा कि CH3 को बाहर निकाल दो, फिर मैं कहता हूं कि CH3 को नहीं, C2H5 को बाहर निकालो। CH3 CH CH, यहां आपने C2H5 को बाहर निकाल दिया, C2H5 को, और ये CH3 ये CH3। अब यहां CH3 CH और CH3 टोटल वही 5 3 8 और 9 3 12, वही स्ट्रक्चर बनेगा। इस C2H5 को आप किनारे पर भी लगा सकते हैं, यहां पर भी कह सकते हैं, कहीं लगाओ ना, CH3 CH2 और CH2, और यहां C2H5 यहां पर भी लगा दिया। आप खेल रहे हैं, आप बैठ करके बैठिए और इसको इस प्रकार से संरचना से इंटरेस्ट के रूप से लिखिए। अब मैं इनके नाम बताता हूं कि आप इनके नाम कैसे लिखेंगे। तो ये तो सीधी पेंटेन हो गई। तो पेंटेन होती है, तो पेंटेन को कैसे कहते हैं? सबसे पहला जो नियम होता है, जब भी कोई संरचना होती है उसका नाम लिखने की बात कहती है, तो लॉन्गेस्ट मतलब क्या, लॉन्गेस्ट को क्या बोलेंगे कि लंबी श्रृंखला का चयन। क्या बोलेंगे इसको? लंबी श्रृंखला का चयन पहला नियम होता है। तो लंबी श्रृंखला, इसमें कितने कार्बन की श्रृंखला लंबी है? 5 कार्बन की श्रृंखला है, और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब एल्केन है, और ये 5 कार्बन की श्रृंखला हो गई, तो पेंटेन हो गई। नाम क्या हो गया इसका? पेंटेन। अब इसका नाम लिखिए। अब इसमें क्या चीज है कि इसमें लंबी श्रृंखला 4 कार्बन की होगी। अणुसूत्र तो ये है, अणुसूत्र के आधार पे तो ये पेंटेन है, लेकिन नहीं, अब यहाँ लंबी श्रृंखला हो गई 4 कार्बन की। लंबी श्रृंखला ये 4 कार्बन की हो गई है, ये 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला। तो इसका मतलब लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु हैं? 4। इसका नाम अब 4 से होगा, और 4 वाली का नाम होता है ब्यूटेन। जिस श्रृंखला में 4 कार्बन होते हैं उसके एल का मान 4 हो जाएगा, और उसके आधार पर इसका नाम ब्यूटेन। लेकिन ब्यूटेन में तो CH3 लगा है, ब्यूटेन में तो क्या लगा है? CH3 लगा है। तो यहां आप CH3 को मैंने बताया है कि क्या कहते हैं? मेथिल। मैंने पहले वीडियो में बताया, इसका नाम क्या है? मेथिल।
और इसको आप क्या कह सकते हैं, मेथिल ब्यूटेन। इसको क्या नाम बोलेंगे, मेथिल ब्यूटेन। इसका नाम क्या बोलेंगे, मेथिल ब्यूटेन बोलेंगे। लेकिन मेथिल आप कौन से कार्बन पे लगा रहे हैं, मेथिल की लोकेशन, उसका स्थान भी बताना पड़ेगा। तो स्थान बताने के लिए ये CH3 आप यहां से नंबर डाउन कर सकते हैं, 1 2 3 4, और इधर से भी कर सकते हैं 1 2। इन कार्बन को जो श्रृंखला में कार्बन होती है, लंबी जो कार्बन होती है, उनके स्थान बताने के लिए उन कार्बन श्रृंखलाओं को, कार्बन के हम 1 2 3 4 से उसका नंबरीकरण कर सकते हैं। और आप स्वतंत्र हैं कि नंबरिंग करने के लिए इसकी दाएं से करिए, बाएं से करिए, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रतिस्थापी समूह होता है, अब दूसरा नियम बता रहा हूं मैं, लंबी श्रृंखला का चयन, प्रतिस्थापी समूह, प्रतिस्थापी समूह की श्रृंखला को, प्रतिस्थापी समूह को स्थान देना, स्थान देने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको मिनिमम नंबर, कम से कम अंक उसको देना पड़ेगा। जैसे यदि मैं यहां से इधर से नंबर को चालू करूं तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन, और यदि मैं इधर से करूंगा, ये नंबरिंग करूंगा, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटेन। इसमें क्या है कि 2 मेथिल ब्यूटेन तो करेक्ट है, और ये जो है 3 मेथिल ब्यूटेन गलत हो जाएगा। इसलिए प्रतिस्थापी समूह को कम से कम अंक देना चाहिए या देना होता है। अब मान लो ये दूसरा स्थिति में, तो ये स्ट्रक्चर और कंटिन्यू, मैंने नंबरिंग फिर यहां से किया 2 2 3 4 1, ये तो वैसे ही संख्या, हम इसको 3 मेथिल ब्यूटेन नहीं करेंगे, कभी नंबरिंग करें तो ये सूत्र और ये सूत्र तो दोनों बराबर हैं, इसलिए इसका एक ही ये सूत्र बना, अर्थात एक इससे बनाएंगे, यहाँ एक बनाया। अब हमने क्या बना दिया, उसके बाद ये क्या, 3 मेथिल, ये भी यहां से ये लगा, ये बनाया हमने। अब क्या बनाया कि इस सूत्र को CH3 CH ये सूत्र लिया। अब यहां पर क्या हो गया, लंबी श्रृंखला आपने कर ली, मान लो आपने लंबी श्रृंखला की, और लंबी श्रृंखला की आपने 3 कार्बन की श्रृंखला मान ली। यहां देखिए मैं गलती कर रहा हूं, आप समझिए मेरी बात को, कि 3 कार्बन की, और इसमें नंबरिंग दे दिया मैंने 1 2 और ये 3। तो आप इसका 3 कार्बन होने से इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। 3 कार्बन होने से इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन। और यहां क्या लगा, एथिल, यहां क्या लगा, एथिल लगा। और एथिल कौन से कार्बन पे लगा, 2 एथिल, 2 एथिल प्रोपेन, 2 एथिल प्रोपेन। अब मैं यदि ये कहूं कि ये सूत्र और ये सूत्र दोनों बराबर हैं, तो क्या आप एग्री हैं, ये सूत्र और ये सूत्र दोनों बराबर हैं, ये जो मैंने नाम लिखा है ये गलत है, ये इसमें आपको 0 नंबर मिलेगा। 2 एथिल प्रोपेन, 2 एथिल प्रोपेन देखने में तो अच्छा लगता है, देखने में तो बिल्कुल सही लगता है, लेकिन सही नहीं है। इसको कैसे करेंगे आप, अब मैं आपको समझाता हूं। सोचिए मैंने ये कहा, ये सूत्र मैं इसको हटा देता हूं, इनको हटा देता हूं, यहां से हटाया मैंने, अब मैंने इसको लिखा, वापिस लिख रहा हूं सूत्र को, CH3, समझो इस बात को, CH3 CH, और ये CH3 लिखा मैंने, ये तीनों लिखे। इस C2H5 को मैं ऐसे लिखूंगा, CH और CH3, ये C2H5 है। इसलिए एथिल समूह को हमेशा इस तरह से लिखना,
नहीं तो गलत हो जाएगा, आप गलत कर देंगे। इस तरह से लिखेंगे। तो अब आपने ये जब इस तरह से लिखा है C2H5 को, अब आप लंबी श्रृंखला छांटो। तो लंबी श्रृंखला जब छांटेंगे तो लंबी श्रृंखला तो ये हो जाएगी 4 कार्बन की। लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की हो जाएगी? 4 कार्बन। और 4 कार्बन की होने के बाद इसका नाम क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। इसका नाम क्या लिखेंगे? ब्यूटेन लिखेंगे। और 4 कार्बन की श्रृंखला होती है। ये CH3 ग्रुप कौन से? इधर से करोगे तो 3 नंबर, इधर से करोगे 2 नंबर। तो कम नंबर देने के लिए इसको 2, 3 एंड 4। तो ये संरचना भी 2 मेथिल ब्यूटेन है। 2 मेथिल ब्यूटेन। अब मैं यदि आपको दोबारा कभी कहूं कि भाई 2 एथिल प्रोपेन का सही सूत्र बनाइए, तो आपको 2 मेथिल ब्यूटेन बनाना पड़ेगा। सही सूत्र तो मैं आशा करता हूं कि समझ में होंगे, इंटरेस्टिंग है। तो 2 एथिल, तो ये नाम जो है वो गलत है। ये नाम गलत है। ये गलत नाम है। इसका सही नाम क्या होगा? सही नाम जो है 2 मेथिल ब्यूटेन होगा। अब आप ये तो बने C5H12, तो इसलिए C5H12 के और कितने बन सकते हैं? नेक्स्ट और बताते हैं अपने 2। तो ये तो अभी तक तो मैंने एक ही सूत्र, ये भी और ये भी सब एक ही सूत्र बनाया है। अर्थात अभी तक अपने को केवल 2 सूत्र मिले हैं जो सही है। लिखे तो मैंने 3-4 थे, लेकिन ये तो 2 ही सूत्र मिले हैं। यदि मैं इसको ऐसे लिख देता हूं CH3 CH2 पे है पेंटेन है CH, और यहां C2H5 लिख देता हूं, तो बताइए इसका क्या नाम होगा? इसका दोबारा यदि आपने इसका नाम लिख दिया 1 एथिल, लंबी श्रृंखला ये मान ली, और इसको लिख दिया 1 एथिल प्रोपेन। यदि आपने इसका नाम लिख दिया 1 एथिल प्रोपेन तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि C2H5 को तो हम इस तरह से CH3 CH2 CH है, ये CH2 करेंगे इसको CH2, और ये C2H5 को मैं नीचे की तरफ ही ले आता हूं CH2 और CH3। ये नंबर, तो ये तो लंबी श्रृंखला एक ही होगी, ये एक ही होगी, अर्थात ये तो पहले के बराबर हो गया। तो ये तो फिर अपना गलत हो गया। ये भी सूत्र इस प्रकार से आप बना करके संरचनाओं के नाम दे करके, इसका मतलब ये कोई नया सूत्र नहीं है। तो मैंने मेथिल पेंटेन के अभी तक मुझे कितने सूत्र मिले हैं? 2 सूत्र मिले हैं। इस पेंटेन के अणु सूत्र के मुझे अभी तक कितने सूत्र मिले? 2 मिले हैं। एक तो पेंटेन और दूसरा 2 मेथिल पेंटेन। अब मैं और कोशिश करता हूं, मैं इसमें से 2 CH3 निकाल देता हूं। CH3 यहां CH3 कर दिया। आप इस तरह से अपनी कॉपी में बैठ करके इसे लिखिए CH3, ये CH3, ये भी 5 है। तो फिर अब अपने इसका नाम होगा, यहां पर ये लंबी श्रृंखला कितनी हो जाएगी? 3 कार्बन की, और ये मेथिल हो जाएगा। तो ये 2 मेथिल कौन से कार्बन पे लगे हैं? दूसरे कार्बन पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2-2, यानी कि ये दोनों मेथिल दूसरे कार्बन पे लगे हैं, दूसरे कार्बन पे 2-2 लगे हैं। यानी इसको यदि आप यूं लिखें 2 मेथिल और फिर 2 मेथिल, यानी 2 मेथिल और 2 मेथिल, इसकी बजाय हम इसको ऐसे लिख देते हैं 2-2, और ये मेथिल कितने हो गए? 2 हो गए, डाई मेथिल 2-2 डाई मेथिल। और ये क्या पेरेंट कंपाउंड क्या होगा? प्रोपेन। तो प्रोपेन ये नाम हो जाएगा प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से C5H12 के
तीन संरचना सूत्र होते हैं। ये आप कहाँ पढ़ते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। संरचना आइसोमेरिज्म जो होती है उसके अंदर आप ये पढ़ते हैं। तो ये तीन स्ट्रक्चर अपने इसकी बना सकते हैं। तो अब मैं अगला एग्जाम्पल देता हूं। मान लो आपको मैं ये कह दूं कि C6H14 हेक्सेन, C6H14 ये है और इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। अणुसूत्र मैंने कहा हेक्सेन, ये अणुसूत्र। इसके विभिन्न संरचना सूत्र बना करके उनके नाम लिखने हैं। इसके संरचना तो सबसे पहला जो सूत्र बनता है वो तो ये है, बड़ा जो सरल है। आप CH3 CH2 चार बार लिखेंगे, CH2 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 और ये CH3, ये हेक्सेन। इसका नाम क्या चीज है? हेक्सेन। अब इसमें से एक CH3 ग्रुप को निकालो। लिखने का तरीका बता रहा हूं। इसमें से एक CH3 ग्रुप को, एक कार्बन को बाहर निकाल लो। ये CH3 कैसे? आप ऐसे संरचना बना लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये और ये 5 कार्बन लिख दो। एक कार्बन को यहां, एक कार्बन को कहां लगा दिया? यहां पर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हर एक की हाइड्रोजन लिख दो। इसके हाइड्रोजन कितनी होगी? 3। यहां कितनी हाइड्रोजन होगी? 2। यहां कितनी हाइड्रोजन होगी? 2। और यहां कितनी होगी? 1। और यहां फिर 3 और यहां पर 3। ये मैंने संरचना सूत्र लिख दिया। 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन का संरचना सूत्र लिख दिया। इसका नाम क्या होगा? अब इसमें से लंबी श्रृंखला को छांटेंगे। इसको छांटेंगे लंबी श्रृंखला। ये लंबी श्रृंखला छांटेंगे, ये लंबी श्रृंखला। और इस श्रृंखला का नाम क्या है? इस लंबी का क्या होगा? 5 कार्बन है। 5 कार्बन में से क्या हो जाएगा? पेंटेन नाम हो जाएगा। क्या नाम होगा? पेंटेन। और पेंटेन पे मेथिल लगा है। अब आप समझ गए होंगे कि नंबरिंग आपको यहां से 3 4 और 5, तो ये हो जाएगी 2 मेथिल पेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल पेंटेन। अब ये CH3 को आगे बढ़ाओ, यहां लाओ CH3 को, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH CH3 CH2 और CH3। ये क्या नाम हो जाएगा? 3 मेथिल पेंटेन। क्या नाम होगा? 3 मेथिल पेंटेन। 3 मेथिल पेंटेन। मैंने कहा इस CH3 को आगे श्रृंखला में बढ़ाओ। फिर आप इसको और बढ़ाते चले गए। CH3 CH CH3 और CH2 CH2 और CH3 कर दिया। तो इसका नाम अब जैसे यहां से 1 2 3 4 किया, ये 5 किया, ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 किया, तो यहां फिर आप यदि 1 2 3 4 और 5 उसी चक्कर में करोगे और इसको कहीं 4 मेथिल पेंटेन लिख दिया, 4 मेथिल पेंटेन लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये बताया है कि प्रतिस्थापी समूह को कम अंक देने हैं। क्या देने हैं? कम अंक देना है, कम से कम अंक देना है। तो इधर से तो ये जो मैंने ये जो काउंटिंग कर दी है ये गलत है। मुझे कैसे करनी चाहिए कि 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल पेंटेन। ये 2 मेथिल पेंटेन ये वापिस ही नाम हो जाएगा। इसलिए ये सूत्र क्या चीज है? गलत हो गया, इसको अपने नहीं लिख सकते, इसलिए यहां पर आपने ऐसे किया। चलो बहुत अच्छी बात। अब मैं इसमें से क्या निकालता हूं? C2H5। इसमें से 2 कार्बन, 4 कार्बन मैंने ये किया और ये किया। यहां मैं इसमें से 2 CH3 निकाल लेता हूं, 1 C और 1 C ये निकाल दिया, 1 C और 1 C यहां निकाल दिया।
अब इनको वापिस आप क्या करेंगे कि CH3 दो निकाले, CH3 CH CH3, इसकी 3 वैलेंसियां पूरी होगी, एक हाइड्रोजन, इसकी 3 वैलेंसी पूरी होती है, एक हाइड्रोजन, इसकी इस कार्बन की 3 वैलेंसियां खाली पड़ी है तो CH3, इस कार्बन की 3 वैलेंसियां खाली पड़ी है तो क्या होगा CH3। तो इसका क्या नाम हो जाएगा 2 3, यानी कि नंबरिंग किधर से भी कर दो 1 2 3 4 या 1 2 3 and 4, 1 2 3 4, तो ये आपके आ जाएगी स्ट्रक्चर में 2 3, यहां से किधर से भी कर लो 2 3 डाइमेथिल और कितने कार्बन है 4, डाइमेथिल ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा 2 3 डाइमेथिल ब्यूटेन। तो 2 3 डाइमेथिल ब्यूटेन। अब मैं इसकी संरचना और बनाते हैं, आप इसकी संरचना और बना सकते हैं। कौन सी संरचना बनाएंगे, अब ये बनाते हैं कि CH3 C और CH3 यहां दोनों पे लगा दिए, एक पे लगा दो, ये CH3 एक ही कार्बन पे लगा दो और यहां CH2 और CH3। अब आप समझ गए होंगे कि कम नंबर देने के लिए हम काउंटिंग इधर से करेंगे 2 3 and 4। ये आपने इस प्रकार से लिख दिया है और इसमें फिर क्या करेंगे कि अब यदि हम इसका सूत्र बनाएंगे तो क्या सूत्र बन जाएगा इसका 2 2, नाम क्या होगा इसका 2 2 डाइमेथिल, 2 2 डाइमेथिल, 2 2 डाइमेथिल ब्यूटेन, 2 2 डाइमेथिल ब्यूटेन। तो ये इसका नाम हो जाता है, इसका नाम ये आ गया। तो इस प्रकार से मैंने आपको 2 नियम बताए हैं, लंबी श्रृंखला का नियम और दूसरा कौन सा बताया मैंने कि प्रतिस्थापी समूहों को कम से कम अंक देना है। अब मैं आपको तीसरा नियम बताता हूं। अब मैं अलग से दूसरे उदाहरण लेता हूं। मैंने कहा कि आइसोप्रोपिल पेंटेन का सूत्र लिखो। मैंने कहा आइसोप्रोपिल पेंटेन, आइसोप्रोपिल पेंटेन, नाम क्या बोला मैंने आइसोप्रोपिल पेंटेन। आइसोप्रोपिल पेंटेन का सूत्र लिख के दिखाओ और उसका सही नाम बताओगे, उसका सही नाम बताओगे। तो ये आइसोप्रोपिल पेंटेन CH3 CH2 CH CH2 और ये CH3 और ये यहां CH और ये CH2 और ये CH3। ये जो सूत्र है इसको आप ये कह सकते हो कि 3 आइसोप्रोपिल पेंटेन। चलो अब आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा इसका सूत्र 3 आइसोप्रोपिल पेंटेन का सूत्र ये है। पहले तो अब आपको ये आइसोप्रोपिल समझना पड़ेगा कि ये आइसोप्रोपिल होता क्या है, आइसोप्रोपिल होता क्या है। अब इसी को मैं और कह देता आपको कि इसको जो है आप आइसोप्रोपिल न कह करके मैं इसको कह देता 3 प्रोपिल, 3N प्रोपिल पेंटेन का सूत्र लिखो, 3N प्रोपिल पेंटेन का सूत्र लिखो। तो वो आपको लिखना पड़ता CH3 CH2 CH CH2 और CH3 और यहां लिखेंगे CH2 CH2 और CH3, ये CH3। तो 3N प्रोपिल पेंटेन का सूत्र तो ये है और
थ्री आइसोप्रोपिल पेंटेन का सूत्र ये है। ये दोनों सूत्रों को IUPAC पद्धति में इनके नाम ठीक कीजिए, इनके नाम ठीक करते हैं। तो पहले मैं इसको बता देता हूं। तो आप समझ गए कि प्रोपिल जो समूह होता है, प्रोपिल, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि यदि ये बीच यहां से लगता है तो एन प्रोपिल, और यदि ये कार्बन यहां से जुड़ती है तो ये आइसोप्रोपिल होते हैं। तो ये आप मेरे पहले वीडियो में जाकर के देखेंगे कि आइसोप्रोपिल और एन प्रोपिल का क्या मतलब होता है, पहले वीडियो में जाके देखिए। अब यहाँ पर मैं पहले इसको बताता हूँ। भाई इसके अंदर तो क्या हो गया कि ये थी 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 कार्बन ये हो गई। तो यहाँ पर हम 6 कार्बन की श्रृंखला में ये गलती मिल गई, पेंटेन नहीं है ये। किससे पता लगा? लंबी श्रृंखला कार्बन चेन से। तो पेंटेन नहीं है, ये हेक्सेन है। ये क्या हो गई? हेक्सेन। ये हेक्सेन है और हेक्सेन में ये C2H5, अब इसको आप इकट्ठा बोलेंगे, क्या है ये? C2H5। C2H5 है तो ये एथिल है। एथिल कौन से कार्बन पर है? 1 2 3 1 2 3 4। तो कम नंबर देने के लिए गिनती कहां से करेंगे? 1 2 3 4 5 6, इधर से गिनती करेंगे तो ये 1 2 3 4 पे आएगा, इसलिए 3 एथिल, 3 एथिल हेक्सेन, इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 एथिल हेक्सेन, इसका नाम हो जाएगा। तो ये आप इसको देखेंगे। तो अब इसके अंदर क्या, इसी नाम तो सही कर दिया, अब इसको सही करना। इसमें क्या चीज है कि 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की श्रृंखला है। और यदि इधर से मैं 1 2 3 4 5, यदि मैं इसको भी जोड़ू श्रृंखला में तो भी ये 5 कार्बन की आ सकती है। यानी कि यहां सीधी जोड़े तो भी 5 कार्बन, और यदि 1 2 3 4 5 तो ये भी क्या होते हैं? 5 कार्बन हो गए। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। इसमें हमें क्या मिल गई है कि लॉन्गेस्ट चेन जो है, जो अधिकतम लंबी जो श्रृंखलाएं हैं वो 2 हैं, अर्थात दोनों में बराबर नंबर है। उसमें भी 5 नंबर है, इसमें भी कितने हैं? 5 है। तो हमें कौन सी श्रृंखला को चयन करना है, ये दिक्कत आ गई। इसलिए नया जो नियम है, 2 नियम के बाद तीसरा नेक्स्ट नियम बता रहा हूं। यदि 2 लंबी श्रृंखलाओं में समान कार्बन परमाणु होते हैं, नोट कीजिए इस बात को, यदि किन्हीं 2 लंबी श्रृंखलाओं में समान कार्बन परमाणु होते हैं तो उस श्रृंखला को का चयन किया जाता है जिसमें अधिकतम प्रतिस्थापी समूह होंगे। इसको आप नोट करें, अधिकतम प्रतिस्थापी। अब आप देखिए कि जब आप इस श्रृंखला को आप लिख रहे हैं, इस श्रृंखला को माना, तो आपको कितने प्रतिस्थापी समूह मिल रहा है? 1 प्रतिस्थापी समूह मिल रहा है। 3 आइसोप्रोपिल, 1 प्रतिस्थापी समूह मिल रहा है। लेकिन अब यदि श्रृंखला को मैं ये नीचे वाली श्रृंखला में ले लेता हूं, यहां लेता हूं, तो इसमें एक ये प्रतिस्थापी समूह मिलेगा और एक ये प्रतिस्थापी समूह मिलेगा। तो 2 इसलिए इस श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा। इसलिए इसका नाम होगा, यहां नाम लिख दिया, एक लड़के ने तो लिखा कि कितना 1 2 3 4 5, तो नंबर मेरे ख्याल से इधर से चलेंगे, इधर से कम पड़ेगा 3, और ये 3 और ये 4 और ये क्या हो गया? 5 नंबर हो गया। तो इसका नाम एक लड़का तो ये लिख देगा कि 3 एथिल और 2
मेथिल, दोनों के बीच में डैश से जोड़ेंगे, 2 मेथिल, 3 एथिल, 2 मेथिल, और कितने कार्बन है? 5, और पेंटेन। इसका नाम होगा, सही नाम 3 आइसोप्रोपिल पेंटेन का नाम होगा 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन। अब यदि कोई लड़का इसको इस तरह से लिख देता है 2 मेथिल और 3 एथिल, ये लिखता है, तो गलत हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। इसके लिए एक नियम और नोट करो, आगे लिख रहा हूं, यदि 2 से अधिक प्रतिस्थापी समूह हैं, यदि 2 से अधिक प्रतिस्थापी समूह हैं, तो उनको अल्फाबेटिक के हिसाब से, अर्थात ऑर्डर से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से उनका नाम लिखा जाता है। तो यहां से, अर्थात ये एथिल ई से चालू होता है, ई से, ये एम से चालू होता है, मेथिल, एथिल, इथाइल, मिथाइल होते हैं इंग्लिश में, तो एथिल ई से और मिथाइल यानी मेथिल एम से चालू होता है, इसलिए ई पहले आता है और एम पहले आता है। यदि इनके पहले डाई और ट्राई शब्द आ जाते हैं तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं जोड़े जाते, ये भी नोट कर लो। यदि मान लो डाइमेथिल होता, यदि डाइमेथिल होता तो फिर क्या इसको पहले लिख देते, डाई पहले, वो नहीं माना जाता, वो आगे एग्जाम्पल में मैं बताऊंगा। तो इसलिए से ये भी आपने 3 एथिल 2 मेथिल का भी एग्जाम्पल आपने देख लिया है। इससे नेक्स्ट नियम आप देखेंगे। अब मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं, मान लो मैं लिख रहा हूं यहां से, फिर पेंटेन लिख देता हूं, यहां से लिख देता हूं कि पेंटेन ही लिखा मैंने, CH3 CH, हेक्सेन लिखता हूं, CH और ये CH3 और यहां CH, CH2 और CH3 और यहां फिर मैं CH2 और CH3, यहां CH3 नाम लिख रहे हैं। अब यहां देखिए कि CH3, CH2, CH, CH3, CH2 और CH3, तो ये इसका नाम अब आप कैसे लिखेंगे? लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की श्रृंखला, तो 6 किधर से भी ले लो, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से आपने ये लंबी कार्बन की श्रृंखला तो नोट कर ली और इसमें क्या नाम लिख दिया? इसका हेक्सेन। इसका नाम क्या लिखा आपने? हेक्सेन तो हो ही गया। अब इसमें प्रतिस्थापी समूह कौन से? ये मेथिल है और ये एथिल है। यहां से 1 2 3 4 5 और 6 किया। जब मैंने ये नंबरिंग की तो इसका नाम मैं लिखूंगा 4 एथिल, क्योंकि AC पहले लिखना पड़ेगा, 4 एथिल, 3 मेथिल, 3 मेथिल और हेक्सेन, और लिखते ही आपका नंबर आएगा 0, गलत हो जाएगा। 3 मेथिल, 3 एथिल, 3 मेथिल हेक्सेन, ये तो मुझे भी ठीक लग रहा है, अर्थात 3 मेथिल है, 4 मेथिल है, ये C5 है 4 और ये मेथिल है। अच्छा, अब इसमें क्या चीज है? इसका यदि ये तो गलत नाम लिख दिया मैंने, अब मैं ये कहूं कि इस नाम को ठीक करो, इस नाम को सही करना है, तो कैसे करोगे? तो यहां एक नियम और बताता हूं, कृपया जो नियम बोल रहा हूं उनको लिखते जाइए। एक नियम और बोल देता हूं, यदि 2 एल्किल समूह समान लोकेशन पे होते हैं, समान स्थान पर होते हैं, जैसे यहां ये जो इधर, यदि मैं 1 2 और 3 4
5 और 6। या यूं कह सकते हैं कि यदि दो प्रतिस्थापी समूह समान स्थान पर आते हैं, मान लो इधर से देखता हूं कि ये इधर से, तो इधर क्या है कि ये इधर से करता हूं तो ये मेथिल 3 है। श्योर, ये तो गिनती की थी मैंने, ये तो रहने दो। अरे ये गलती ये हो गया, इधर से करो। 6 तो इधर था ही, तो 1 इधर 1 लगाओ, 2 3 4 और ये 5 और ये 6 कर दिया। तो कौन सी इधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी, इधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी, इधर से करनी पड़ेगी। अर्थात जब दो प्रतिस्थापी, तो उस प्रतिस्थापी समूह को कम अंक दिए जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, उस प्रतिस्थापी समूह को कम अंक दिए जाएंगे, अर्थात लोवेस्ट प्लेस लोकेशन दी जाएगी, निम्नतम स्थान दिया जाएगा जो अल्फाबेट ऑर्डर में पहले आता है। जो अल्फाबेट, यहां ये तो ई है, ये सॉरी ये तो एम है, और ये क्या चीज है, ई है। तो ई से जो स्टार्ट होगा उसे कम, अर्थात एथिल को हमें 3 नंबर देना पड़ेगा। तो ये नंबरिंग सही होगी। मेरी बात को समझ गए आप? क्या दोबारा समझो कि यदि दो प्रतिस्थापी समूह लोग ये नंबरिंग करने पर, दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर समान स्थान पर आते हैं, टोटल होता है, तो फिर क्या चीज है कि यहां से ये हो जाता है। इसका मतलब मैं एक दूसरी बात आपको और बताता हूं कि लोकेशन नंबर का टोटल, अब आप जब ज्यादा प्रतिस्थापी समूह हो जाएंगे, वो एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको। जब ज्यादा प्रतिस्थापी समूह हो जाते हैं तो हमें पता नहीं लगता कि कौन सा निम्नतम ऑर्डर है। तो इसका नाम अपने को क्या कह सकता हूं, इस हिसाब से अपने को क्या लिखेंगे कि 3 एथिल और 4 मेथिल हेक्सेन। 3 मेथिल 4 एथिल। मैं आगे बताऊंगा आपको कि ये जो नंबर है, ये भी 4 और 3 7, और ये भी 3 और 4 कितने हैं, 7। ये भी 4 ये 4 3 7, ये भी 4, अर्थात दोनों स्थितियां बराबर हैं। तो उनमें कौन सा नाम सही होगा, ये नाम सही होगा, क्योंकि एथिल को, ये जो ई है, ये एथिल ई से स्टार्ट हुआ है, इसे हमें कम नंबर देना पड़ेगा। इसको अपने को क्या देना पड़ेगा, कम नंबर देना पड़ेगा। इसलिए ये नंबरिंग सही है, ऊपर वाली नंबरिंग जो है वो गलत है। मैं सोचता हूँ कि ये उदाहरण भी मैंने एक अच्छा उदाहरण आपको ला करके दिया है कि जिसके द्वारा आप इसको एथिल और मेथिल को क्या है कि नंबरिंग। तो इसलिए ये नया नियम बता रहा हूँ आपको कि जब क्या है कि आप जब दो प्रतिस्थापी समूह स्थान के अंदर समान लोकेशन पे आते हैं, समान परिस्थिति आती है, तो उस प्रतिस्थापी समूह को कम अंक दिया जाता है जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो इसमें मेथिल एथिल पहले आता है, इसलिए इसको 3 नंबर देना, 4 नंबर देना इसको गलत था, और इसलिए इसको 3 नंबर, तो ये नाम गलत होगा और ये ऊपर वाला नाम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये आपको हाइड्रोकार्बन के नाम आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपको मैं है। इसके अलावा ये वीडियो आपका काफी लंबा हो गया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो एल्केन पर ही बनाऊंगा, उसमें बहुत सारे आपको उदाहरण ला करके दूंगा जिससे आप इन नियमों को वापस करें। इसलिए लगता है मेरा दूसरा वीडियो भी वैसे तो मैं कहने को तो क्या है कि आधा पौना घंटा में भी सब हम क्या है IUPAC को बता देते हैं, लेकिन विस्तृत जानकारी मैं जो जानकारी दे रहा हूँ ये +2 स्टूडेंट्स के लिए भी है, और जो स्टूडेंट्स नीट या जेईई आदि में जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने रूल्स नियम समझना, मेरे आगे उदाहरण और देखिएगा, कम आइएगा। इसलिए मैं नीट और जेईई स्टूडेंट्स वालों को ये भी निवेदन करता हूँ कि मेरे वीडियो देखिए, और मैं इसकी विस्तृत IUPAC
वो मैं इसको अंदर समझा रहा हूँ, जो कि आपको हमेशा जिंदगी भर काम आएगी। इसका आशा करता हूँ कि आपको जितना मैंने बताया वो समझ में आया होगा। कल मैं अलग से विशेष अलग उदाहरण दूंगा इनके ज्यादा से ज्यादा, और आप इनको उदाहरणों को लेकर के इनको समझना। तो मेरा आगे आने वाला वीडियो देखें। तो प्लीज इस वीडियो को भी आप अपने दूसरे साथियों को बताएं कि IUPAC के लिए एक अच्छे वीडियो आने लगे हैं नोमेनक्लेचर में, तो वो भी साथी आपके वीडियो को देख करके लाभान्वित होंगे। इसलिए आशा करता हूँ आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने साथियों के साथ। और धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।